रात का वक्त आज सिद्दीकी हवेली में बहुत शांति थी और हो भी क्यों ना इतना तमाशा जो हो चुका था। नाजिला जी रूहान के साथ जा चुकी थी, या यूं कहो कि अदनान ने उन्हें निकाल दिया था। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मदीहा अपने कमरे में बैठी पिछले 2 दिनों के बारे में सोच रही थी, कैसे अदनान की तबीयत उसके कारण खराब हुई और फिर रूहान के कारण इतना बड़ा तमाशा। अदनान अपने स्टडी में था। 2 दिन बाद उसकी कोई इम्पोर्टेड कोर्ट हायरिंग थी और आज वो ऑफिस भी नहीं गया था, इसलिए शाम से ही अपने स्टडी में था। मदीहा ने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बजे रहे थे। वो सोने की बहुत कोशिश कर रही थी पर नींद आंखों से दूर थी, और ऐसा हो भी क्यों ना हो, मदीहा को आदत जो लग चुकी थी अदनान की बाहों की। जब बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद भी नींद की कोई उम्मीद उसे ना दिखी तो वो उठकर अपनी स्टडी टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठती है और ड्रॉअर खोलकर उसमें से अपनी डायरी निकालकर पेन स्टैंड से पेन लेकर लिखने लगती हैं। यह जिंदगी की कहानियां, कुछ उलझी हुई सी परेशानियां, कहाँ समझ आती है मुझे। वो दर्दनाक यादें यूं ही बस सताती है मुझे, कभी ख्वाबों में तो कभी यादों में, कभी सच बनकर कभी दर्द बनकर। जिंदगी के इस सफर में कुछ राज दफन है मेरे सीने में। अब वो खुशी कहाँ है जी ने में। मोहब्बत तो है पर इजहार से डर लगता है। कौन है वो जो इश्क को आसान कहता है, खुद को जलाकर उसे महफूज रखना है। जिंदगी की हर खुशी उसके नाम देखना है। उसकी आंखों के एहसासों को मैं तफसीर से समझती हूँ। हाँ है मुझे मोहब्बत, मैं यह खुलेआम कहती हूँ। यह मेरी ही कविता है, मैंने कहीं से चुराई नहीं है, तो फिक्र ना करें। आज ना जाने कितने दिनों बाद कुछ लिखा था उसने। दिल में जो मुश्किलें थी वो अब जैसे खत्म होने लगी थी। एक यही सुकून था उसका, किताबें और कलम। अचानक उसे कुछ पुराना याद आया और वो एक ख्याल में खो गई। फ्लैशबैक। एक बात, 8 साल की लड़की अपने बेड पर रूटीन हुई मुंह फुलाएं बैठी थी। यह मदीहा ही थी और उसके सामने फवाद बैठा उसे ही देख रहा था। फवाद, प्रिंसेस चाचू को बताओ तो हुआ क्या है, अदनान ने कुछ कहा है तुमसे? वो इस बार भी कुछ ना बोली। पिछले आधे घंटे से फवाद जी पूछ पूछ कर पागल हो गए थे, पर मजाल है जो उसने कुछ कहा हो। वो फिर से कोशिश करते हुए कहते हैं, अदनान से गुस्सा हो? क्या किया है उसने, मुझे बताओ, मैं डांट लगाऊंगा उसकी। मदीहा, आज मैंने उन्हें स्कूल में एक लड़की से बात करते हुए देखा और वो लड़की मुस्कुरा रही थी। चुड़ैल। फवाद को अब सब कुछ समझ आ गया। वो उसकी नाराजगी पर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उसे समझाते हुए कहता है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, दोस्त होगी उसकी। मदीहा, क्यों, मैं हूं तो दोस्त, और किसी की क्या जरूरत है। फवाद, अच्छा यह बताओ कि क्या वो भी मुस्कुरा रहा था? मदीहा कुछ सोचते हुए, नहीं तो वो तो उसको घूर रहे थे। फवाद, तो बस इसका मतलब कि वो लड़की ही उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, और वैसे भी तुम्हारा अदनान तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करता, तो ऐसे मुंह फुलाकर बैठने की जरूरत नहीं है। मदीहा कुछ सोचते हुए, सच्ची? फवाद, हाँ मुच्ची, इसलिए अब तुम रोना बंद करो और अच्छे बच्चों की तरह मुझे स्माइल कर कर दिखाओ। मदीहा, चाचू वो सचमुच मेरे ही है ना, कोई उन्हें मुझसे चुराएगा तो नहीं ना? उसकी नादानी पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाती है। फ्लैशबैक एंड। यही सब याद करते हुए वो खुद से कहती है, आप सचमुच मेरे ही है, आज भी और कल भी। किसी की आदत लगना कितना खतरनाक हो सकता है, यह मुझे अब समझ आ रहा है। आपको देखती नहीं हूँ तो बेचैनी होने लगती है, दिल घबराता है, और आपकी करीबी सुकून देती है। मैं आपसे कभी नहीं कह पाऊंगी कि कितनी मोहब्बत है आपसे, क्योंकि वो डर मुझ पर आज भी हावी है, वो खौफनाक यादें, वो मेरा माजी जिससे मैं चाह कर भी नहीं निकल सकती। पर एक बात जानती हूँ, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की कोई हद नहीं है। यह बेहद और बेपनाह है। यह सोचते हुए ही वो मुस्कुरा दी। इधर सोफिया अपने कमरे में बेड पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने अजहर था, उसके हाथ में 2 कॉफी मग थे। वो नासमझी में उसे देखती है तो वो मुस्कुरा कर कहता है, आज अपनी फियांसे के साथ कॉफी पीने का मन है, इजाजत है? उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और साइड हट जाती है।
अजहर अंदर आकर वही रखी चेयर पर बैठ जाता है और सोफिया भी अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है। वो उसकी तरफ कॉफी बढ़ाता है तो वो एक सिप लेते हुए कहती है, बहुत अच्छी है। अजहर मुस्कुराते हुए, सीख यहाँ हूँ, धीरे धीरे एक अच्छा शौहर बनने के लिए कुकिंग तो सीखना पड़ेगा। सोफिया, अच्छा ऐसा भी कोई रूल है, मुझे तो नहीं पता था। अजहर, हाँ तुम्हारे भाई से ही सीखा है, वो ही तो है द परफेक्ट हस्बैंड। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस देती है और वो बस उसे ऐसे ही हंसता देखता रह जाता है। तभी अचानक उसके जहन में कुछ आता है और वो कहता है, चलो निकाह कर लेते हैं। यह सुनकर सोफिया की हंसी रुक जाती है और वो नासमझी में उसे देखती है तो वो आगे कहता है, अब इंतजार नहीं हो रहा यार, जानता हूँ तुम्हारे ग्रेजुएशन तक रुकना चाहिए था पर नहीं हो रहा, सब्र कर लेते हैं ना शादी। मैं वादा करता हूँ जो तुम चाहोगी वो होगा, तुम पढ़ना चाहोगी तो पढ़ो, जो करना है तो करो, पर मैं बस तुम्हें अपने पास चाहता हूँ प्लीज सोफिया। उसकी बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती बल्कि उसे ही नासमझी से देख रही थी तो वो अपना कॉफी मग टेबल पर रखकर उसके पास आता है और उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, जानता हूँ खुदगर्ज हो रहा हूँ पर प्लीज सोफिया मान जाओ। सोफिया कुछ देर खामोश रहने के बाद अचानक कहती है, मंजूर है मुझे। यह सुनकर वो एकदम बेख्याली में उसे देखता है, फिर खुश होते हुए पूछता है, सच कहूँ क्या कहा तुमने? सोफिया मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को थामते हुए, मंजूर है मुझे, कर लेते हैं निकाह, आप बात कर लीजिए बाकी सबसे। यह सुनकर तो जैसे अजहर को पूरी दुनिया मिल गई हो, वो एकदम से उसे गले से लगा लेता है और कुछ देर बाद वह दोनों दूर होते हैं और हल्की फुल्की बातों के साथ अपनी कॉफी खत्म करके अजहर वहां से चला जाता है। इधर अदनान अपने कमरे में बैठा था, तभी मदीहा अंदर आती है पर अदनान का ध्यान बिल्कुल अपनी फाइलों में था। उसे इतना खोया हुआ देख वो उसके पास जाती है और अपनी शॉल उतारकर उसे पहनाते हुए कहती है, कितनी ठंड है, कुछ ख्याल तो करिए। उसकी आवाज सुनकर वो नजरें उठाकर देखता है तो मदीहा को वहां देखकर फिक्र के साथ पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो जाना चाहिए था ना अब तक। मदीहा उसकी गोद में बैठकर उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, आपकी आदत लग गई है, मुझे आप पास नहीं थे तो नींद नहीं आई। अदनान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उसका सिर सहलाते हुए कहता है, बुला लेती आ जाता। मदीहा, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, हायरिंग है ना आपकी परसों। अदनान, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तुम ही तो कंफर्ट जोन हो मेरा, तुम्हारी कोई भी जरूरत या कोई भी ख्वाहिश मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब थक गई होगी ना, चलो कमरे में चलते हैं। इतना कहते हुए वो उसे गोद में लिए हुए ही उठता है और कमरे की तरफ जाने लगता है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। शाम के वक्त मदीहा कमरे में ही अदनान के कपड़े ठीक से अलमारी में सेट कर रही थी। उसके और अदनान के निकाह को 6 महीने से ज्यादा हो चुका था और खुदा के करम से उस बिरयानी वाले इंसिडेंट के बाद से मदीहा ने कोई और बेवकूफ़ी नहीं की थी। हाँ, पर अदनान ने घर में सबको सख्त हिदायत दी थी कि कोई उसकी बीवी से बेमेहरबानी कोई काम ना कराए और सब अदनान की प्रोटेक्टिवनेस से वाकिफ थे, इसलिए चुपचाप मान भी गए। शादी के इस 6 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था पर कुछ नहीं बदला था तो वो था अदनान की मोहब्बत, वो तो बस बड़ी ही थी। हाँ, पर इस बीच वो दोबारा उसके करीब नहीं आया था क्योंकि उसे पता था कि वो अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। मदीहा पूरे फोकस के साथ कपड़े अरेंज कर रही थी, तभी अदनान कमरे में आया। वो अभी भी ऑफिस से आया था। इस लास्ट 1 मंथ वो काफ़ी बिजी रहा था अपनी कोर्ट हायरिंग के कारण। मदीहा अपने काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो टेबल से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। अपने बिजी स्केड्यूल में वो इतना बिजी हो गया था कि उसे वक्त ही नहीं दे पाया था। यह सीन अगर आप गौर करें तो तीसरे एपिसोड वाला ही है, जब अदनान ने उसे पायले गिफ्ट की थी, पर आज सब कुछ बदल गया था, उनका रिश्ता भी बदल गया था। जब वो बहुत देर तक भी उसकी तरफ नहीं देखती तो वो कहता है, अगर कपड़ों से ध्यान हट जाए तो जरा नजरेक्रम हम पर भी कर लीजिए बेगम। उसकी अचानक से आई आवाज सुनकर वो पलटकर उसकी तरफ देखती है और चौंकते हुए ही कहती है, या अल्लाह, डरा दिया आपने मुझे। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ जाता है और एक पेपर बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए। मदीहा नासमझी में, यह क्या है? अदनान, खुद देख लो। उसकी बात सुनकर वो उस बैग को खोल कर देखती है तो उसमें एक बेहद प्यारा ब्लैक कलर का अनारकली सूट था। वो नासमझी में उसे देखती हैं
तो अदनान कहता है, जाओ तैयार हो जाओ, आज डिनर पर चल रहे हैं हम। मदीहा, क्यों? आप थक गए होंगे ना, आराम कीजिए। अदनान, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अपने आप सारी थकान दूर हो जाएंगी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही वो एक नज़र घूर कर देखता है, तो वो हार कर वहां से चली जाती है। और अदनान भी अपने कपड़े लेकर बाहर चला जाता है। उसके स्टडी रूम में भी एक बाथरूम था, तो वो वहां आराम से फ्रेश हो सकता था। कुछ देर बाद मदीहा कपड़े बदल कर बाहर आती है। उस सिंपल से ब्लैक अनारकली में वो क्या कयामत लग रही थी। वो एक नज़र कमरे में घुमाती है तो उसे वहां अदनान कहीं नहीं दिखता, पर वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए खुद तैयार होने लगती है। करीब आधे घंटे बाद वो पूरी तरह से तैयार थी। ब्लैक कलर की खूबसूरत सी अनारकली, डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में सुरमा, सिल्वर झुमके और अपने लंबे बालों की एक ढीली चोटी बनाई हुई, और वो तैयार थी किसी का भी दिल धड़काने के लिए। वो पूरी तरह से तैयार होकर अपना दुपट्टा बेड से उठाने के लिए मुड़ती है, तभी अदनान दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, और जैसे ही मदीहा की नज़रें उस पर जाती है वो हैरान हो जाती है। वाइट कलर की शर्ट, ब्लू जीन्स और वाइट स्नीकर्स, बिखरे हुए से बाल, आज वो रोज़ वाला सीरियस अदनान नहीं लग रहा था, बल्कि बेहद बेतकल्लुफ़ और कूल लग रहा था। मदीहा की नज़रें तो बस अदनान पर ही ठहरी हुई थी। उसने आज पहली बार उसका यह रूप देखा था, और यही कुछ हाल अदनान का भी था। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी आज। वो उसमें खोया हुआ सा बेख्याली में चलते हुए उसके पास आता है, और उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे देखते हुए ही कहता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? यह मुमकिन है या कोई हसीन ख्वाब? मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर, फिलहाल तो ख्वाब नहीं है, पर आज तो आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। अदनान हल्का सा झुककर उसका माथा चूमकर दूर होते हुए कहता है, अब जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत लगेगी तो मुझे भी जरा ठीक ठाक तो लगना पड़ेगा ना। मदीहा उसकी बात सुनकर बस शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। अदनान उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हुए, चलो अब लेट हो रहा है। तो वो भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चली जाती है। वो दोनों नीचे आते हैं तो सब वही बैठे थे। उन्हें ऐसे तैयार देखकर रुखसार जी पूछती है, बेटा कहीं जा रहे हो आज? तुम दोनों? अदनान, हाँ दादी, कपकेक को आज डिनर पर लेकर जा रहा हूँ। सोफिया शरारत से मुस्कुराते हुए, ओहो डेट एंड ऑल, वाह वाह। उसके कहने पर वो शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। वही अदनान उसे घूर कर देखता है तो वो चुप हो जाती है। शबाना जी, चलो अच्छी बात है, कहीं घूम आएंगी, जाओ बेटा। उनके कहने पर सब मुस्कुरा देते हैं और अदनान और मदीहा भी वहां से निकल जाते हैं। इधर रियान अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तभी ट्रैफिक में उसकी गाड़ी रुक गई। वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसकी नज़र साइड में खड़ी यास्मीन पर जाती है। उसे देखकर वो मुस्कुरा देता है, पर तभी उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि वो किसी लड़के को हक करती हैं जिसका चेहरा उसे नहीं दिखता, और थोड़ी देर बाद ही वो लड़का उससे दूर होकर वहां से चला जाता है। पर यास्मीन वही खड़ी उसे देखती रहती है। तभी अचानक से उसे कोई उसकी बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। यह रियान था और उसे वहां देखकर वो गुस्से में अपनी बाजू पकड़कर छुड़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? रियान उसकी सारी बातों को नजरअंदाज कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, कौन था वो? यास्मीन अपना हाथ वापस पीछे खींचने की कोशिश करते हुए, क्या बोल रहे हो तुम? कोई पागलपन का दौरा पड़ा है? देखो मेरा मूड अभी काफी अच्छा है, इसलिए छोड़ो मुझे, तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी। रियान गुस्से में दांत पीसते हुए, मैंने पूछा कौन था वो जिसे तुमने गले लगाया था? इस बार उसकी आवाज में एक भारीपन था जिसे समझते हुए वो जरा डर जाती है, फिर वापस अपने ताव में आकर कहती है, तुम्हें क्या? कोई भी हो, यह मेरी जिंदगी है, इसलिए दूर रहो, समझें? रियान, मैं कौन होता हूँ जल्दी ही समझ आएगा, फिलहाल एक बात कान खोलकर सुन लो, दूर रहो सब लड़कों से, वरना तुम्हारे कारण ना जाने कितनों की जाने लेनी पड़ेगी मुझे। यह कहते वक्त उसकी आवाज में एक सनक थी और इस सनक से यास्मीन को भी डर लग रहा था। कुछ देर बाद वो जरा शांत होकर कहता है, गाड़ी में बैठो, घर छोड़ देता हूँ। यास्मीन डरते हुए, नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम्हारे साथ चली जाऊंगी मैं। रियान, पूछ नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ, चुपचाप बैठो जाकर।
उसके गुस्से को देखकर वो चुपचाप जाकर बैठ जाती है और रियान भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। मदीहा चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठी थी और अदनान ड्राइवर कर रहा था। 15 मिनट बाद उनकी कार एक बेहद पोर्श इलाके में आकर रुकी। यह नोएडा साइड था। अदनान पहले खुद उतरता, फिर मदीहा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे उतारा। मदीहा जैसे ही बाहर निकलती इतने फैंसी एरिया को देखकर पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? इस साइड कोई रेस्टोरेंट है क्या? उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देता, बस कार से टेक लगाए मुस्कुराते हुए हाथों को फोल्ड कर कर उसे देखता है, फिर आंखों के ही इशारे से उसे पीछे देखने का कहता है। तो वो उसकी नज़रों को समझते हुए जैसे ही पीछे देखती हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से कभी सामने देखती तो कभी अदनान वो, और ऐसे ही हैरानी में पूछती है, यह क्या है और यह कब किया आपने? दरअसल सामने एक बहुत बड़ा और आलीशान कैफे था जिसका नाम था अदिहा कॉफी शॉप। अदनान प्लस मदीहा। वो कैफे देखकर ही बताया जा सकता था कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, पर अभी भी बाहर से दिखने में वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि बताया नहीं जा सकता था। मदीहा कहीं बार सोफिया और यास्मीन के साथ बहुत महंगे रेस्टोरेंट में गई थी और फिर दिल्ली तो अपने आप में ही अपनी लग्जरियस और डाइवर्स फूड के लिए फेमस है, पर आज तक इतना खूबसूरत कैफे नहीं देखा था उसने, पर अभी तो वो अंदर गई तक नहीं है। वो हैरानी से कभी भी उस तरफ ही देख रही थी कि तभी अदनान आगे आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ लेकर जाते हुए कहता है, बाहर से ही देखोगी क्या? अंदर भी तो चलो। वो दोनों अंदर आते हैं तो मदीहा की आंखें और हैरान हो जाती है। वो कैफे यकीनन उसकी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। अंदर का डेकोरेशन प्रॉपर विंटेज और एस्थेटिक लुक दे रही थी। वहाँ चेयर नहीं थी बल्कि उनकी जगह झूले थे और बीच में टेबल रखी हुई थी। जगह जगह कुछ फंकी पेंटिंग और पोस्टर्स लगे थे और सबसे खूबसूरत वहाँ काफी सारे इंडोर गेम्स थे जैसे कि सांप सीढ़ी, लूडो और भी काफी कुछ, और यह सारे गेम्स वही थे जो मदीहा अक्सर खेला करती थी घर वालों के साथ। वहाँ काफी सारे इंडोर प्लांट्स भी लगे हुए थे, पर अभी वहाँ कोई था नहीं। उस कैफे को देखकर वो समझ गई थी कि उसकी ओपनिंग अभी नहीं हुई है। वो यहाँ वहाँ देख रही थी कि तभी उसकी नज़र एक ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है जहां एक छोटी सी लाइब्रेरी बनी हुई थी। अब भाई अदनान मदीहा के लिए कैफे खोलें और उसमें किताबें ना हो, यह नामुमकिन था। वो हैरानी से अदनान को देखते हुए पूछती है, यह सब क्या है और कब किया आपने यह? अदनान मुस्कुराते हुए, जिस दिन निकाह हुआ था तभी सोचा था कुछ मेमोरेबल तो करना चाहिए, तभी रेस्टोरेंट का ख्याल आया। बहुत स्पेशल है यह मेरे लिए क्योंकि यहाँ की हर चीज़ मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एटलीस्ट 6 महीने और लगेंगे, बट ट्रस्ट मी इट विल श्योरली टर्न आउट अमेजिंग। मदीहा बिना कुछ कहे नमा आंखों से बस उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। अदनान का मोहब्बत जताने का तरीका बेहद अलग था। वो कहता भी था और करता भी था। अदनान कुछ कहता तभी एक स्टाफ मेंबर उसके पास आकर उसे एक चाबियों का गुच्छा देता है, तो वो उसे लेकर मदीहा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह लीजिए बेगम, यह आपकी जिंदगी है। यह रेस्टोरेंट मैंने आपके नाम पर स्टार्ट किया है, तो जाहिर है भागदौड़ भी आपको ही संभालना है। वो नासमझी में उसे देखते हुए घबराकर कहती है, पर मैं कैसे? यह आपका है। अदनान खुद उसके हाथ में चाबियां देते हुए, जो भी मेरा है आपका भी उतना ही है, और यह रेस्टोरेंट भी आपकी ही अमानत है। हाँ बह, मुझे इसमें और आपके दिल में थोड़ी जी जगह चाहिए, मिलेंगी? मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखती हैं, फिर उसके गले लगते हुए कहती है, मैं खुद पूरी की पूरी आपकी हूँ, तो जो मेरा है वो आपका भी तो है ना। उसकी बात सुनकर वो कसकर उसे गले लगा देता है। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर खड़े रहते हैं, फिर मदीहा उससे दूर होती है तो अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे पूरा रेस्टोरेंट और सारे फ्लोर दिखाने लगता है। वहाँ काफी कुछ ऐसा था जो मदीहा की जिंदगी में शुमार था, जैसे जगह जगह वाइट रोजेस लगे थे जो मदीहा का फेवरेट कलर था। वहाँ ज्यादातर लेवेंडर कलर उसे हुआ था अंदर के इंटीरियर में, क्योंकि उसका फेवरेट कलर लेवेंडर था। चारों तरफ कैंडल्स चल रही थी जिसमें से लिली की स्मेल आ रही थी और यह स्मेल भी उसकी फेवरेट थी। वह अक्सर इसी स्मेल का परफ्यूम यूज करती थी। और सबसे खूबसूरत चीज, वहां पर आए हर कस्टमर को एक बेहद खूबसूरत सी उसके नाम की डायरी गिफ्ट की जाएगी, और यह भी इसलिए क्योंकि मदीहा को डायरी पसंद थी।
पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से देखने के बाद वो दोनों साथ में अपना डिनर करते हैं। डिनर में भी सारी चीजें मदीहा की पसंद की थी और सुकून से ढेर सारी बातें करते हुए अपना डिनर करने के बाद वह लोग वहां से निकलने लगते हैं। अदनान कार लेने पार्किंग की तरफ जाने लगता है, तभी मदीहा की नज़र दूर लगे एक पानी टिक्की के स्टॉल पर जाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे उस तरफ खींचते हुए कहती है, चलिए उधर, मुझे वो खाना है। अदनान उसे रोकते हुए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अनहेल्दी है, तुम्हें कुछ भी खाना है तो चलो रेस्टोरेंट में से खाओ, बाहर का कुछ नहीं। तुम्हें पता भी है कितनी बीमारियां हो सकती है उससे, डेंगू, मलेरिया और न जाने क्या क्या। मदीहा चिढ़कर, आप यह क्या बात कर रहे हैं, ऐसे तो बंदा सड़क पर भी ना चले, क्या पता उसका एक्सीडेंट हो जाए, घर में बैठे भी मौत जबानी होती है ना आ जाती है, फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो खाना है तो चलिए वरना मैं खुद चली जाऊंगी, बस मुझे पैसे दे दीजिए। अदनान सख्ती से, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। मदीहा, आप मुझे चुपचाप ले जाकर खिलाइए, वरना ना तो मुझसे उम्मीद रखिएगा कि मैं आपसे कोई बात करूंगी और ना ही आपके साथ घर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है और वो चिढ़कर कहता है, अच्छा ठीक है, कम से कम मुझे गाड़ी से मास्क तो लेने दो, किसी ने पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मदीहा उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाते हुए कहती है, हाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटी है ना आप, जो अभी आपके लिए लोगों की लाइन लग जाएगी, कोई नहीं पहचान रहा, चलिए प्लीज। यह कहते हुए वो जबरदस्ती उसे लगभग खींचकर स्टॉल के पास लाती है और खुद पानी टिक्की खाने लगती है। बीच बीच में वो एक हाथ जबरदस्ती ही उसके मुंह में भी ठूंस देती थी और अदनान बेचारा दुनिया भर में अपनी धोस चाहे कितनी भी जमाले पर मजाल है जो बीवी के सामने एक भी चले उसकी। यह देखकर एक सीन मुझे याद आया, एक बार एक शायर ने कहा था कि अगर आप अपनी बीवी से डरते नहीं हैं, इसका मतलब आपने गलत औरत से शादी की है। वहां से गुजर रहे सारे लोगों की नज़र एक न एक बार उन दोनों पर जरूर पड़ती, वो लग ही इतने प्यार रहे थे। तभी वहां पर दूसरे स्टॉल पर खड़े कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की नज़र भी अदनान पर जाती है और उसे वहां देखकर वो सारे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसमें से एक लड़का बड़ी हिम्मत कर अदनान से कहता है, एक्सक्यूज मी सर, आर यू अदनान सिद्दीकी? उसकी आवाज़ सुनकर अदनान और मदीहा का ध्यान भी उन बच्चों पर जाता है और अदनान उस लड़के से कहता है, जी। लड़का एक्साइटेड होते हुए, ओह माय गॉड सर, हम सब आपको बात नहीं सकते कि हम सब आपके कितने बड़े फैन हैं, दरअसल हम सब लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ कर रहे हैं। दूसरा लड़का, हाँ सर, क्लास में अक्सर आपके केसेस सुनते हैं और सबसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनली आपसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला पर हम सब आपको सच में बहुत एडमायर करते हैं और आपकी तरह बना भी चाहते हैं। उन सब में से ही एक लड़की कहती है, हाँ सर, एक बार आप हमारी यूनिवर्सिटी में भी आए थे स्पीच देने पर, तब आपसे मिल नहीं पाए थे, आज आपको यहाँ देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो, पर क्या आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं, कैसे बने हम आपकी तरह एक सच्चे लॉयर? अदनान बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए उन बच्चों को देख रहा था। यह पहली बार नहीं था जब कोई उससे ऐसे सवाल कर रहा था। वो अपने प्रोफेशन में इतना बेहतर था कि अक्सर लोग उसके पास आकर ऐसे ही बातें करते थे और अब उसे इन सब चीज़ों की आदत भी हो गई थी, पर फिर भी वो हमेशा बड़ी इज्जत के साथ सबकी बातें सुनता था और शायद यही वह चीज़ थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसमें घमंड नहीं था, लोग उसकी इज्जत उससे डर कर नहीं करते थे बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि अदनान सिद्दीकी इज्जत के काबिल है। जब वह लड़की अपनी बात कहकर खत्म करती है तो अदनान मुस्कुराते हुए उन सब बच्चों को देखकर कहता है, मेरे जैसा क्यों, मुझसे बेहतर क्यों नहीं, आप सब में काबिलियत है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में कभी किसी की तरफ बनने की कोशिश मत कीजिएगा बल्कि खुद की शख्सियत इतनी मजबूत कीजिए कि लोग आपकी तरह बनना चाहें। जो लोग दूसरों की तरह बनना चाहते हैं वो कभी कुछ नहीं बन पाते, पर जो लोग अपने अंदर के अंधेरे से लड़कर खुद की पहचान बनाते हैं वो इतिहास लिखते हैं। सभी बच्चे और यहाँ तक कि मदीहा भी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। वो आगे कहता है, और रही बात एक अच्छे लॉयर बनने की, तो जिंदगी में जब मैं इस पड़ाव पर था तो एक बहुत अजीज शख्स ने मुझसे कहा था कि एक अच्छे लॉयर बनने की सिर्फ एक ही ज़रूरत है
और वो यह है कि किसी भी हालत में कभी अपना ईमान बिकने मत देना। यह प्रोफेशन ऐसा है जहां हर रोज कोई ना कोई आकर आपकी कीमत लगाने की कोशिश करेगा, पर याद रखना जिसकी कीमत लगा दी जाती है उसमें कोई बात नहीं होती, बात तो उनमें होती है जो अनमोल होते हैं, और अनमोल लोगों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और यकीनन वह बच्चे काफी मोटिवेट हो गए थे। तभी एक लड़की का ध्यान मदीहा पर जाता है और वो जरा एक्साइटेड होते हुए पूछती है, सर यह कौन है आपकी गर्लफ्रेंड? अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर मदीहा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने जानिब तरफ खींचते हुए कहता है, नहीं, शी इज माई बेटर हाफ, माई लवली ब्यूटिफुल वाइफ। उसकी बात सुनकर सब बच्चों को जरा हैरानी होती है, क्योंकि वह कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं और उसने शादी कर ली, यह बात किसी को पता भी नहीं है। हैरान होना लाजमी था। वो लड़की मदीहा की तरफ देखकर, वैसे मैम सर इतने अच्छे टीचर है, बिजनेसमैन है और लॉयर है, पर वो हस्बैंड कैसे हैं? मुझे बहुत दिलचस्प है जानने की। मदीहा इस सवाल पर मुस्कुराते हुए अदनान की तरफ देखकर कहती है, जितने अच्छे लॉयर या बिजनेसमैन है उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है, और उससे भी बहुत 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 ज्यादा अच्छे शोहर है। उसकी इस अदा पर अदनान का दिल तेजी से धड़क था। लड़की, और आप दोनों सच में बहुत क्यूट है, स्पेशली मैम आप। उनमें से ही एक लड़का भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आप बहुत क्यूट है मैम। उसकी यह बात सुनकर मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही अदनान उसे लड़के को घूर कर देखा है और मदीहा को पूरी तरह से अपने पीछे करते हुए कहता है, मेरी बीवी को नजर लगाने की हिम्मत मत करना। उसकी इस बात पर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो सब अदनान को थैंक यू कहकर वहां से चले जाते हैं। अब बस मदीहा और अदनान बचे थे। अदनान उस स्टॉल वाले को पैसे देता है और मदीहा का हाथ पकड़कर फुटपाथ पर चलते हुए उसे कार की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि उनकी कार जरा दूर पार्क थी तो उन्हें कुछ दूरी तक चलकर जाना था। चलते हुए ही अचानक मदीहा कहती हैं, बहुत अच्छे इंसान है आप वैसे। अदनान, अच्छा क्या बात है, आज आप तारीफ कर रही है। मदीहा, तारीफ नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। अभी आपने कहा ना सच बोलना चाहिए, तो मैं भी बस सच ही बोल रही हूँ। चाहे आप मुझे कितने ही इरिटेटिंग, बदतमीज, कभी कभी अकड़ू और स्टूपिड क्यों नहीं लगते हो, मैं इस बात से मुकर नहीं सकती कि आप बेस्ट है। उसकी इस अजीब सी तारीफ पर वो मुस्करा दिया। तभी वहां पास में ही आईटीटी स्टॉल कर रखा रेडियो में एक बड़ा प्यारा सा गाना बजाओ जो कुछ इस प्रकार था, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है। आज की चांदनी में ये क्या बात है। आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहाँ अब तो सारा जहां है तुम्हारा मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो करे कोई दिल आरजू, और क्या ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे रहे, सांस जब तक ये बंधन ना टूटे, तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है सनम, मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। वो दोनों ऐसे ही बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। दोनों के बीच बेहद खामोशी थी और इस खामोशी में एक सुकून था, मोहब्बत का सुकून। पर कोई था जिसकी नज़र उन पर पड़ चुकी थी और यह था मिर्ज़ा गाजी। दरअसल मिर्ज़ा अपनी कार में यहाँ से कहीं गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र मदीहा पर पड़ी और उसे वहाँ देखकर उसने एकदम से अपनी गाड़ी रोक दी। उसने बहुत कोशिश की थी उसका पता लगाने की, पर उसे कुछ पता नहीं लगा था और आज उसे यहाँ देखकर वो काफ़ी खुश था। पर तभी उसकी नज़र पड़ी अदनान पर और एक झलक में वह पहचान गया कि कोई और नहीं बल्कि अदनान सिद्दीकी है,
जिसने उसे उसका भाई छीना था। और मदीहा को अदनान के साथ देखकर उसकी जैसे पैरों से ज़मीन खिसक गई और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे मजबूती से। अगली सुबह मदीहा शिफा जी और नाजिया जी के साथ लंच तैयार कर रही थी, क्या यूँ कहो कि थोड़ा थोड़ा सीख रही थी, तभी एक मुलाजिमा उसके पास आकर कहती हैं, मैडम वो साहब आपको बुला रहे हैं, कुछ काम है उन्हें। उसकी बात सुनकर वो शिफा जी की तरफ देखती है तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, जाओ किसी चीज की जरूरत होगी उसे वरना डांटेगा। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाकर ऊपर जाती है अपने कमरे की तरफ। वो अंदर जाती हैं तो अदनान कुछ ढूंढ रहा था, वो उसकी आहट समझते हुए कहता है, कपकेक मेरी टाई देखी तुमने कहाँ रखी हैं? मदीहा उसकी बात सुनकर उसके पास आती है और उसे जरा सा धक्का देते हुए कहती है, हटिए आपको कुछ नहीं मिलता, मुझे ढूंढने दीजिए। उसकी इस हरकत पर वो उसे घूर कर देखता है पर कहता कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पता था उसकी टाई वही ढूंढ कर देगी। दरअसल आज लग उनकी मैडम ही उनकी सारी चीजों का ध्यान रखती थी, इसलिए अदनान को पता था उसकी टाई उसे ही मिलेंगी और ऐसा होता भी है। कुछ ही देर में वो टाई निकालकर उसकी तरफ देते हुए कहती है, यह लीजिए, कुछ मिलता है खुद से आपको। उसकी बात सुनकर अदालत अपनी बोहे उचकाते हुए उसे देखता है और जरा घूर कर कहता है, क्या बात है, बिल्कुल टिपिकल बीवी बनती जा रही हो। मदीहा, जब बीबी हूँ तो वही बनूंगी ना, और वैसे भी जब आप टिपिकल हस्बैंड की तरफ बातें करेंगे तो मुझे भी टिपिकल बीवी ही बनना पड़ेगा। अदनान मुस्कुराते हुए, कुछ ज्यादा ही हुक्म नहीं चलाने लगी तुम? मदीहा अपने पंजों के बल खड़े होते हुए उसे टाई पहनाते हुए, क्यों चलाऊंगी नहीं, क्या बीवी हूँ आपकी, मेरे हैं आप, हक है मेरा। उसकी बात सुनकर अदनान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह हल्का सा उसे कमर से पकड़कर उठाता है ताकि वो ठीक से टाई बांध सके, क्योंकि इतना हाइट डिफरेंस होने के कारण पंजों के बल खड़े होने के बाद भी वो टाई ठीक से नहीं बांध पा रही थी। वही उसके उठाने पर वो जरा सा झिझकती है पर फिर वापस उसे टाई पहनाने लगती है। उसे इतने फौक्स से टाई पहनाता देख अदनान के दिमाग में शैतानी आती है और वो हल्का सा छुपकर अपने होंठ उसके गालों पर रख देता है। मदीहा उसके इस एक्शन पर पूरी तरह से सुन्न हो जाती है और उसकी सांसें एकदम से तेज हो जाती है। वही अदनान उसके गालों को चूमकर उसके चेहरे पर बाकी जगह बारी बारी चूमने लगता है। उसके एक एक चट पर मदीहा कांप रही थी और अनजाने में ही उसकी पकड़ उसके शर्ट के कॉलर पर कस जाती है और आंखें बेख्याली में बंद हो जाती है। वही अदनान उसे जगह जगह चूमते हुए जरा रुकता है और उससे थोड़ा सा दूर होकर उसके चेहरे को देखता है जो पूरा शर्म से लाल हो चुका था, और फिर एकदम से अपने सख्त होंठ उसके नर्म मुलायम होठों पर रख देता है और बेतहाशा चूमने लगता है। जो हिमाकत उसने शरारत से शुरू की थी अब वो तलब मन चुकी थी। ऊपर से इतने दिनों की दूरी, उस रात के बाद से अदनान ने एक ठीक दूरी बना ली थी मदीहा के साथ, क्योंकि वो अभी भी खुद को जिम्मेदार मान रहा था, पर बहरहाल वो भी एक मर्द था। आज उसका सब्र भी टूट ही गया, वो भी इस तरह। वो लगातार उसे पैशनेट किस किए जा रहा है और वैसे ही किस करते करते वो उसे बैंड के पास लाता है और उससे हल्का सा दूर होकर उसे बैंड पर धक्का देता है, जिससे वो सीधा बेड पर गिरती है और मुलायम गद्दों के कारण हल्का सा उछलती है, पर उसे चोट नहीं लगती। वही वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अदनान उसके ऊपर आकर दोबारा उसे किस करने लगता है। उसकी इस अचानक से हुई हरकत पर वो उसे रोक नहीं पाती और वो रोकना चाहती भी नहीं थी। उसे पता था अदनान अपनी ख्वाहिशों को उसके लिए साइड में रखने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे इस बात का गिल्ट भी था। कुछ देर में वो भी धीरे धीरे उसे किस बैक करने लगती है, पर वो उसकी स्पीड ही मैच नहीं कर पा रही थी। वही अदनान को जब एहसास होता है कि वो भी साथ दे रही है तो उसके अंदर का जानवर जैसे जाग जाता है और वो अपने एक हाथ से उसकी थाइस पर हल्का हल्का रख करते हुए उसके एक पैर को अपनी कमर पर बांध लेता है और दूसरे हाथ को पीछे ले जाकर उसकी गर्दन पकड़कर उसके जरा ऊपर उठाया है और पेंशन के साथ किस करने लगता है। कुछ वक्त बाद जब उसे एहसास होता है वो सांस नहीं ले पा रही, वो उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है। एक झटके में उसके दुपट्टा उसके गले से खींचकर फेंकता है और अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख देता है। वही अपनी गर्दन पर उसके ठंडे होंठ महसूस कर मदीहा की एक आह निकल जाती है जो अदनान को जैसे और एक्साइटेड कर गई थी, और वो किस करते करते ही उसे वाइड भी कर लेता है, जिससे वो जरा सिसकते हुए कहती है, आह है।
अदनान जी प्लीज डॉट आपकी दाढ़ी चुभ रही है मुझे। उसकी यह बात सुनकर अदनान, जो अभी तक उसके क्लीवेज तक पहुंच गया था, एकदम से होश में आता है और सिर उठाकर उसे देखता है तो वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यह देखकर वो खुद पलटकर बेड पर लेट जाता है और मदीहा को अपने ऊपर बैठाकर उसे एक बच्चे की तरह सीने से लगाकर उसकी पीठ थपथपाने लगता है। कुछ देर बाद जब वो जरा नॉर्मल होती है तो अदनान पूछता है, तुम्हें मेरी बियर्ड नहीं पसंद डॉट? मदीहा मुंह बनाते हुए, नहीं पसंद है, बहुत पसंद है, पर आप किस करते हैं तो चुभती है, और जब अपने गाल मेरे गालों से रब करते हैं तो बहुत ज्यादा चुभती है। उसके एक्सप्रेस देखकर अदनान हल्का सा मुस्कुराता है और उसके गाल पर अपने गाल हल्के हल्के रब करते हुए कहता है, ऐसे डॉट? मदीहा चिढ़कर उससे दूर होते हुए, आह मत कीजिए ना, चुभ रहा है डॉट, आप देखिए जरा, कहाँ मेरे सॉफ्ट सोफट गाल, कहाँ आपकी बियर्ड? अदनान उसके गालों पर बेबी किस करते हुए, क्यों हो तुम इतनी सॉफ्ट, लगता है कि जाऊं, तुम्हें क्रेविंग होती है मुझे तुम्हारी। मदीहा मुंह फुलाकर, मैं कोई खाने की चीज थोड़ी ना हूं, और अगर आप मुझे खा लेंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगी, फिर दोबारा कहाँ से आऊंगी, और अगर आपका दोबारा मन किया तो। उसकी बात सुनकर वो उसे कसकर गले लगाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, आह मेरा इनोसेंट बच्चा, क्यों हो तुम ऐसी, दिल चाहता है बह बाहों में लिए घूमता रहूं तुम्हें और किसी को ना देखने दूं। मदीहा, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं जो आपकी गोद में घूमूं। फिर बिना ज्यादा सोचे समझे कहती है, आपको इतना ही गोद में लेकर घूमने का शौक है तो एक बच्ची पैदा कर लीजिए, उसके बाद। इसके आगे वह कुछ नहीं कह पाई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो फ्लो में क्या कह गई, और वही उसकी बात सुनकर अदनान उसे छेड़ते हुए कहता है, वैसे आइडिया पूरा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम तैयार हो तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, बताओ तुम कपड़े उतार रही हो या मैं उतारूं डॉट? उसकी बात सुनकर वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहती है, आह है, छोड़े मुझे, अभी नहीं बनना किसी की अम्मा, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। उसे डरता देख अदनान मुस्कुराते हुए ही वापस उसे सीने से लगाकर कहता है, ऐसी बातें करती क्यों हो जब संभाली नहीं जाती? मदीहा इस बार कुछ नहीं कहती, बस चुप कर बैठी रहती हैं। तभी अदनान अचानक कहता है, कपकेक आई लव यू। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, आई लव माई सेल्फ टू डॉट, और उसके इस जवाब पर वो बस मुस्कुरा देता है। तभी मुलाजिमा उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए ही उन्हें बाहर नाश्ते पर आने का रहती है, तो वह दोनों जरा अलग होकर अपना हुलिया ठीक करते हैं और नाश्ते के लिए नीचे चले जाते। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे, तभी जमीला जी सबको देखकर रुखसार जी से कहती है, अम्मी मैं कुछ कहना चाह रही थी। रुखसार जी, हाँ बेटा कहो डॉट? जमीला जी, अम्मी मैं सोच रही थी क्यों ना अजहर और सोफिया का निकाह भी किसी मुकर्रर तारीख को देखकर तय कर देते हैं, 2 साल हो गए हैं मंगनी को, और माशाअल्लाह से सोफिया भी 21 की हो गई है। रुखसार जी, बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, पर हमने तो ग्रेजुएशन तक का सोचा था डॉट। जमीला जी, मैं जानती हूँ अम्मी, पर मदीहा का भी निकाह हो चुका है, तब कि वो 3 साल छोटी है सोफिया से, और ग्रेजुएशन का क्या है, वो भी पूरी हो जाएंगी, और अजहर की भी यही ख्वाहिश है। उनकी बात सुनकर सब अजहर को देखने लगते हैं तो वो अपना सिर नीचे कर लेता है। रुखसार जी अदनान की तरफ देखकर, तुम्हें क्या लगता है बेटा डॉट? अदनान, दादी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी पहले से फिक्स है, अगर सोफिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अम्मी अब्बू तैयार हैं तो ठीक है, दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, और मुझे अजहर पर भरोसा है, वो ख्याल रखेगा मेरी बहन का। सहीर जी, हमें भी ठीक लग रहा है, और वैसे भी हमारी तबीयत कहाँ ठीक रहती है, कल को कोई अनहोनी हो उससे पहले ही अपनी बेटी को बिहा दे कम से कम। जमाल जी उनके हाथ पर हाथ रखकर, अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, सब ठीक होगा। रुखसार जी, हाँ सहीर ऐसी बातें मत करो, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। शिफा जी, वैसे ख्याल बुरा नहीं है, कितने दिनों से कोई फंक्शन भी नहीं हुआ घर में, और वैसे भी अदनान और मदीहा की शादी तो ऐसे ही रूखी सूखी हो गई थी, कम से कम एक शादी तो ठीक से हो। रुखसार जी सोफिया की तरफ देखकर, तो बताओ बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना डॉट? उनकी बात सुनकर सोफिया नजरें उठाकर अपने बगल में बैठी मदीहा को देखती है, जैसे उसकी राय पूछ रही हों, और पूछे भी क्यों ना, बेस्ट फ्रेंड है उसकी।
वही उसकी इस हरकत पर नाजिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, वाह किस बेवकूफ से राय ले रही हो, उसमें कहा कोई दिमाग है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सोफिया भी जरा झेंप जाती है। अदनान उसकी तरफ देखकर उसके सिर पर सहलाते हुए कहता है, बोलो मंजूर है तुम्हें डॉट, या और वक्त चाहिए डॉट। सोफिया हिचकिचाते हुए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मदीहा, अरे तुमसे तुम्हारी मंजूरी पूछ रहे हैं तो चुपचाप बता दो, मुझसे तो पूछी भी नहीं थी और जबरदस्ती करा दी थी। उसकी इस बात पर अदनान उसे बुरी तरह घूर कर देखता है तो वो अपनी बत्ती सी दिखा देती है। सोफिया, मुझे मंजूर है। उसकी यह बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अजहर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। वही मदीहा तो सबसे ज्यादा खुश थी। वो अपनी चेयर से उठकर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, यापी, फाइनली इस घर में किसी की शादी हो रही है। एटलीस्ट अब मैं अपने पिंटरेस्ट के आउटफिट रिक्रिएट कर सकती हूँ। कितना मजा आएगा। शिफा जी, एक काम करते हैं, तुम्हारी भी शादी दोबारा करी देते हैं। मदीहा मुंह बनाते हुए, क्या ताई अम्मी कोई एक गलती दोबारा करता है क्या? एक बार ही शादी कर कर गलती कर दी है मैंने। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं पर अदनान उसे घूरते हुए कहता है, ज्यादा बान नहीं चलती तुम्हारी डॉट। मदीहा मुंह बनाते हुए, आपकी कौन सी कम चलती है? उसकी बात सुनकर नाजिया जी उसे डांटते हुए कहती है, मदीहा ऐसे कौन बात करता है, शौहर है तुम्हारा, जरा ठीक से बात करो डॉट। उसकी बात सुनकर वो मुंह बना लेती है। सहीर जी, एक काम करते, फिर एक अच्छी सी तारीख डिसाइड कर लीजिए। आप लोग सारे फंक्शंस करना होगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा और भी तैयारियां हैं 1000 करने के लिए। सोफिया, अब्बू वो मेरी एक ख्वाहिश है। जमाल जी, हाँ बेटा कहो। सोफिया, वो चाचू मैं चाहती हूँ अभी सारे फंक्शंस हो जाए पर वलीमा, रिसेप्शन हम लोग मेरी ग्रेजुएशन के बाद करें, जब भाई और मदीहा का वलीमा होगा साथ में डॉट। उसकी बात सबको ठीक लगती है तो सब मंजूरी दे देते हैं। रियान, चलो बढ़िया है, अब हमारी आफत अजहर भाई के सिर पर गई। उसकी बात सुनकर अदनान और सहीर जी उसे घूर कर देखते हैं तो वो चुप हो जाता है। मदीहा खुश और एक्साइटेड होते हुए, वाह कितना मजा आएगा, मैं तो यास्मीन को बताऊंगी, वो भी खुश हो जाएंगी। जमीला जी, उसे भी बुला लो ना यहीं बेटा, वो आखिरी बार आई थी दो ठीक से मिल भी नहीं पाए थी। यास्मीन का जिक्र सुनकर रियान का ध्यान जो खाने पर था वो सबकी बातों पर जाता। सोफिया, नहीं फूफी वो नहीं आ सकती। नाजिया, क्यों क्या हो गया उसे? ठीक तो है वो, उसके घर में सब ठीक है डॉट। मदीहा, अरे अम्मी कल उसे देखने वाले आ रहे हैं इसलिए नहीं आ सकती वो डॉट। यह सुनते ही रियान के हाथ रुक जाते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल हो जाती है। शिफा जी खुश होते हुए, ओ वाह इतनी अच्छी खबर अब बताई तुमने। सोफिया, हाँ कल बता रही थी, कोई अब्बू के दोस्त हैं उनके कह रही थी, बात सही रही तो मंगनी भी कर देंगे। उसने यह कहते ही वहां कुछ टूटने की आवाज आई। सबने देखा तो यह रियान के हाथ से कांच का ग्लास गिरकर टूट गया था। यह देखकर नाजिया जी चिंता करते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है डॉट? रियान अपनी जगह से उठकर, हाँ गलती से हो गया, मैं चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। किसी को उसका बिहेवियर समझ नहीं आया सिवाय अदनान के। उसकी आंखों से छिपी बगावत अदनान 1 मिनट में समझ गया। वो जान गया कि रियान की आंखों में क्या है। अब भाई खुद का एक्सपीरियंस है और अगर बात मोहब्बत पर आए तो अदनान सिद्दीकी से कोई जीत सकता है क्या डॉट? अदनान ऑफिस जा चुका था। उसके जाने के बाद मदीहा सोफिया के कमरे में जाती है तो वो अपने कपबोर्ड से कुछ कपड़े निकाल रही थी। उसका ध्यान अभी तक मदीहा की तरफ नहीं था। यह देखते हुए वो धीरे धीरे कदमों के साथ उसके पास जाती है और उसके कान के पास पहुंचकर एकदम से चीखती है, बूम। उसकी अचानक से आई इस आवाज पर सोफिया एकदम से चीखती है, आह है, और उसके रिएक्शन पर वो जोर जोर से हंसने लगती है डॉट। वही सोफिया को जब एहसास होता है कि यह मदीहा है तो वो उसे घूरकर हल्का सा मारते हुए कहती है, पागल हो गई हो क्या? जानती हो ना कितना कमजोर दिल है मेरा, अभी हार्ट अटैक आ जाता तो डॉट। मदीहा बेड पर बैठते हुए मुस्कुराकर, हाँ भारी कमजोर दिल, तुम तो 1000 लोगों का कत्ल भी कर दो ना तब भी ना काम पे तुम्हारा दिल, और जो तुमने नीचे अभी शादी का धमाका किया है उसका क्या मुझे भनक तक नहीं लगने दी, अब तो बातें भी छुपाने लग गई हो। वाह
सोफिया, ओ रियली, यह तो मुझे तुमसे कहना चाहिए याद भी है। आखिरी बार कब बैठकर ठीक से बातें की थी तुमने मेरे साथ? अभी तुम्हारी शादी को ठीक से 1 साल नहीं हुआ और तुम इतना बदल गई हो। अब तो बस सिर्फ भाई भाई और मैं, वह तो जैसे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गई है। बिल्कुल फिक्र नहीं है ना मेरी? एक बार भी ठीक से बैठकर बात नहीं की तुमने मुझसे। भूल ही गई हो मुझे, और याद भी क्यों रहूंगी तुम्हें? तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी ना हूँ मैं, तुम्हारे लिए तो अब सिर्फ भाई इम्पोर्टेंट है। और मैं क्या हूँ, कचरे का डिब्बा? उसकी आवाज में गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा सकती थी, और कहीं ना कहीं उसकी बात ठीक भी थी, क्योंकि काफी दिनों से मदीहा ने सोफिया के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया था, और कहीं ना कहीं इसकी वजह अदनान था, और यह बात वो भी जानती थी। पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि वो खुद क्या करती, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो थोड़ी खुदगर्ज हो चुकी थी, पर उसके लिए आज भी सोफिया उसकी प्रायोरिटी थी। सोफिया का फुला हुआ चेहरा देखकर वह खड़ी होती है और उसे कसकर गले लगाते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, ना हो गई गलती मुझसे, पर मैं क्या करूं, मैं भी बहुत बड़े मसले में फंसी हुई थी। सोफिया उसे हक करते हुए, अच्छा और ऐसा कौन सा मसाला था, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी सुनूं। मदीहा उसके गले लगे हुए ही, मोहब्बत का मसला। उसकी बात सुनकर सोफिया उससे फौरन अलग होती है और नासमझी में उसे देखती हैं, तो मदीहा आगे कहती है, मोहब्बत हो गई है मुझे तुम्हारे उस अड़ियल बेल बुद्धि अकड़ू चंगेज खान बदतमीज घमंडी जेलर भाई से, वो भी बहुत जबरदस्त वाली ऐसी मोहब्बत जिसमें दिल उनके लिए फना होने के लिए भी तैयार है। उसकी बात सुनकर वह आंखें फाड़े उसे देखती हैं और 2 पल खामोश रहने के बाद एकदम से चीखती है, व्हाट? क्या कहा तुमने? वह इतनी जोर से चीखी थी कि मदीहा को अपने कान अपनी हथेलियां से करने पड़े। मदीहा, क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? बहरी नहीं हूँ मैं, कौन सा तूफान आ गया ऐसे? सोफिया, अरे चीखूं नहीं तो क्या करूं? तुमने खबर ही ऐसी सुनाई है, तुम्हें भाई से मोहब्बत कैसे हो सकती है? तुम तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उन्हें, फिर अचानक से ऐसे क्या हो गया? मदीहा चिढ़ते हुए बेड पर बैठते हुए, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे तुम्हारे उस अड़ियल और घमंडी भाई से मोहब्बत कैसे हो गई, पर क्या करूं, इस दिल के पास दिमाग नहीं है ना, तभी तो उन पर आ गया है। यह कहते हुए वो ऐसा मुंह बना रही थी जैसे ना जाने कितनी बेचारी हो। सोफिया उसके बगल में बैठते हुए, अच्छा भाई को बताया तुमने? मदीहा उसे घूरते हुए, तुम्हें मेरी शक्ल पर कहीं बेवकूफ लिखा दिख रहा है? सोफिया ना समझी में, मतलब? मदीहा, अरे अगर मैं उन्हें बता दूंगी ना तो मुझे सारी जिंदगी चढ़ाएंगे, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उन्हें पता ही नहीं लगने दूंगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? सोफिया उसके सिर पर चपत लगाते हुए, बहुत ही बकवास आइडिया है, ऐसा भी कोई करता है क्या? भाई ने भी तो किया था ना इजहार मोहब्बत, और वो भी कितने ग्रैंड तरीके से, तुम्हारे लिए हॉट एयर बैलून सेटअप किया, इतनी महंगी करोड़ों की रिंग दी, और तुम कह रही हो कि इजहार मोहब्बत ही नहीं करोगी? मदीहा, तो वो तो अमीर आदमी है ना, पर मैं तो गरीब लड़की हूँ, मेरे पास नहीं है इतने फालतू पैसे। और रिंग की तो तुम बात ही मत करो, उस रिंग के चक्कर में कितने नाटक हुए थे। सोफिया का मन कर रहा था कि वो अपना सर फोड़ दे उसकी बात सुनकर, पर वो किसी तरह खुद को शांत कर कर कहती है, कम से कम मेरे भाई को बदनाम तो मत करो, जानती भी हो कितनी प्रॉपर्टीज उनके नाम है, और तुम उनकी बीवी हो, अगर तुम गरीब होना तो फिर तो हो गई बात। मदीहा मुंह बनाते हुए, अच्छा ठीक है, पर मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं, समझी? सोफिया, पर उनका हक है जानने का, उन्होंने भी तो तुम्हें बताया। मदीहा मुंह बनाते हुए, पर मैं नहीं बता सकती, समझो ना तुम जरा। सोफिया, और क्यों नहीं बता सकती? मदीहा अपना मुंह अपनी हथेलियों में छिपाते हुए, मुझे शर्म आती है। उसकी बात सुनकर वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी पागल को देख रही हो, पर तभी उसके ज़हन में कुछ आता है और वो उससे पूछती है, अच्छा तुम्हारा परसों की क्या प्लान है? मदीहा नासमझी में, परसों क्या है? तुम्हारी शादी है? उसके इस रिएक्शन पर सोफिया हैरान होते हुए पूछती है, क्या? तुम्हें याद नहीं है कि परसों क्या है? मदीहा कुछ सोचते हुए, परसों तो फ्राइडे है मेरे ख्याल में। सोफिया इस बार चिल्लाते हुए, बेवकूफ लड़की, परसों भाई का बर्थडे है। उसकी बात सुनकर मदीहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है,
उसे सचमुच याद नहीं था, और याद होता भी कैसे, आज से पहले कभी उसे ना तो अदनान में दिलचस्पी रही और ना ही उसके बर्थडे में, पर इस बार तो रिश्ते भी बदल गए थे और फीलिंग्स भी। सोफिया, तुम भी हद करती हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे शोहर है वह, और तुम्हें उनका जन्मदिन तक याद नहीं है। कैसी बीवी हो भाई तुम। मदीहा शर्मिंदा होते हुए, वो आज से पहले जरूरत नहीं पड़ी ना, इसलिए, पर थैंक यू सो मच, तुमने बता दिया। सोफिया, अच्छा अब यह बताओ कि उन्हें गिफ्ट क्या करोगी। मदीहा कुछ सोचकर, मुझे क्या पता, आज से पहले मैंने थोड़ी ना किसी लड़के को कुछ गिफ्ट दिया है, और वैसे भी उन्हें तो कुछ पसंद भी नहीं है, चॉकलेट चिप्स। सोफिया गुस्से में दांत पीसते हुए, फॉर गॉड सेक मदीहा, भाई बच्चे नहीं है जो उन्हें चॉकलेट और चिप्स पसंद होंगे। मदीहा, अच्छा कौन सी किताब में लिखा है कि केवल बच्चों को चॉकलेट और चिप्स पसंद है, मुझे भी तो पसंद है, मैं क्या बच्ची हूँ। सोफिया उसे घूरते हुए, नहीं लेकिन तुम पागल हो। मदीहा, तुम्हारी जबान को ज्यादा नहीं चलने लग गई, जरा एहतराम रिस्पेक्ट करो, मेरा भाभी हूँ तुम्हारी। सोफिया, एहतराम और तुम्हारा दिल तो चाह रहा है 2 थप्पड़ लगाऊं, तुम्हारे भाई का बर्थडे तक याद नहीं है तुम्हें, और अभी 2 दिन पहले तक तुम्हारे सिर पर अच्छी बीवी बनने का बुखार चढ़ा हुआ था। मदीहा मुंह बनाते हुए, अच्छा ठीक है, हो गई ना गलती मेरी, हिस्ट्री वीक है, अब तुम यह बताओ कि करना क्या है। सोफिया कुछ सोचते हुए, एक काम करो, तुम भाई को प्रपोज करो, और वैसे भी उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वाले दिन प्रपोज किया था, तो तुम भी उन्हें उनके बर्थडे वाले दिन प्रपोज करो, इससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। मदीहा कुछ सोचते हुए, बात तो तुम्हारी सही है, पर उन्होंने तो अंगूठी भी दी थी, मैं कहाँ से लो अंगूठी, गुल्लक भी तोड़ दूंगी तब भी नहीं आएगी। सोफिया कुछ सोचकर, क्यों ना तुम भाई के लिए केक बनाओ। उसकी बात सुनकर मदीहा भी एकदम खुश होते हुए कहती है, हाँ चीज केक बनाऊंगी मैं। सोफिया, तुम्हारा बर्थडे नहीं है, भाई का है, उनके लिए बनाना है। मदीहा, हाँ तो वो सारा थोड़ी ना खाएंगे, थोड़ा सा उन्हें दूंगी, थोड़ा सा मैं खाऊंगी, इसलिए अपने फ्लेवर का बना रही हूँ। उसकी बात सुनकर सोफिया समझ गई कि उसे समझाया नहीं जा सकते। उसके बाद कुछ देर बैठकर उन्होंने काफी सारी प्लानिंग करी। अगली सुबह अदनान जा चुका था और नाश्ते के बाद ही घर के बाकी मर्द भी ऑफिस या अपने काम में निकल गए। नाजिया जी, शिफा जी और जमीला जी को भी किसी रिश्तेदार की तरफ जाना था तो वो भी निकल गई, और रुखसार जी अपने कमरे में चली गई। उम्मीद भी स्कूल गई थी। तो कुछ मिलाकर वक्त बिल्कुल सही था मदीहा के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम देने का। कल से लेकर आज तक वो कम से कम 500 से ऊपर ऑनलाइन रेसिपीज देख चुकी थी, और अब वक्त था केक बनाने का। फिलहाल घर में कोई नहीं था तो मौका भी अच्छा था। वो सोफिया के साथ किचन में आती है। वैसे तो अदनान का बर्थडे कल था, पर वो उसे रात को विश करने वाली थी, ऐसे उसके प्लान्स थे। कम से कम वो दोनों किचन में खड़ी थी और सोफिया उसे सामान निकाल कर दे रही थी। दरअसल मदीहा ने सोफिया को सख्त हिदायत दी थी कि वो अकेले ही केक बनाएगी बिना किसी के मदद के, और सोफिया के बहुत इनकार के बाद आखिरकार उसे मदीहा की बात मानना ही पड़ा था, पर इस शर्त पर कि वो वही खड़ी रहेगी और उसे गाइड करती रहेगी, और मदीहा को भी उसकी बात माननी पड़ी थी। फिलहाल मदीहा बैटर को ठीक से मिक्स्ड करने की कोशिश कर रही थी, पर वो हो ही नहीं रहा था। यह देखकर वो झुंझलाते हुए कहती है, क्या बकवास है, यह हो ही नहीं रहा है। सोफिया, मैं करूं। मदीहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही करूंगी, चाहे जैसा भी बने बनाऊंगी तो मैं ही। सोफिया खुद से बड़बड़ाते हुए, या अल्लाह जैसे इसके काम है, कहीं यह भाई को सीधा आईसीयू में ना पहुंचा दे। मदीहा मुंह बनाते हुए उस बेटर को घूरकर, वीडियो में तो कितना इजी बता रहे थे, यह डालो वो डालो और बस बन गया, यहाँ तो यह मिक्स ही नहीं हो रहा है। मैं बता नहीं हूँ, केस करूंगी इन सब पर, दिखाते कुछ है होता कुछ है। आह है। सोफिया, तुम उसमें दूध डालो ना जरा, तब तो मिक्स्ड होगा। उसकी बात सुनकर मदीहा की नज़र साइड में रखें दूध के जग पर जाता है, और उसे एहसास होता है कि उसने दूध तो डाला ही नहीं है। यह देखकर वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सोफिया की तरफ एक नज़र देखती हैं, और फिर उसमें दूध मिक्स्ड करती हैं, तो वो ठीक से मिक्स होने लगता है। यह देखकर उसे जरा राहत मिलती है। करीब 20 मिनट बाद उसका बैटर बनकर तैयार होता है, तो उसे कुछ राहत मिलती है। सोफिया, तुमने ठीक से डाला है ना सब, कहीं चीनी की जगह नमक तो नहीं डाला ना। मदीहा उसे घूरकर, सब टेस्ट कर कर डाला है मैंने, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब बस इसे बेक करना है।
उसकी बात सुनकर सोफिया भी हाँ में सर हिलाती है और वो उस केक को ओवन में रखते हैं। इधर दूसरी तरफ यास्मीन के घर में वो नाश्ता कर कर उठी ही थी कि ज़ैनब जी, यास्मीन की अम्मी, कहती है, बेटा आज शाम को तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, आराम करो तुम। यास्मीन, अम्मी मैं बस कुछ देर के लिए गार्डन की तरफ जा रही थी, अभी आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और ज़ैनब जी भी अपनी बेटी को एक नज़र देखकर वहां से किचन की तरफ चली जाती है। यास्मीन अपने अम्मी अब्बू की एक वाहिद औलाद थी जिसे हमेशा पूरी अटेंशन मिली और उसे भी अपने अम्मी अब्बू से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी उन्हें उससे थी। इसलिए 2 दिन पहले जब उसके अब्बू ने उसे यह बताया कि उनके किसी बिजनेस फ्रेंड के बेटे का रिश्ता उसके लिए आया है, तो उसने किसी तरह की कोशिश नामंजूरी नहीं दिखाई क्योंकि उसके अब्बा खुश थे इससे। वो बाहर आई और गार्डन में टहलते टहलते पीछे की तरफ आ गई जहां कोई नहीं था। तभी उसे कोई अचानक से पकड़कर दीवार से लगा देता है और वो चिल्लाती इससे पहले ही उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। यास्मीन इस हादसे से बुरी तरह डर जाती है, पर जब वो सामने वाले को देखती है तो जरा चैन की सांस लेती है। वही वो शख्स उसे शांत देखकर उसके मुंह से अपना हाथ हटता है और यह होते ही वह गुस्से में उस शख्स को घूरते हुए कहती है, रियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में, वो भी ऐसे चोरी छिपे? क्या बदसलूकी है यह है, पागल हो गए हो, जाओ यहाँ से अभी के अभी। रियान उसकी सारी बातों वो नज़रअंदाज करते हुए उसे घूरते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, कौन है वो? उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि यास्मीन की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी, पर उसे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो नासमझी में उसे देखते हुए पूछती है, किसे? क्या कह रहे हो तुम? रियान, वही जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ गया, बताऊं कौन है वो? यास्मीन, क्यों बताओ तुम्हें? हो कौन तुम? मेरे मामलों से दूर रहें और जाओ यहाँ से, बहुत काम है मुझे। उसकी बात सुनकर रियान उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने नज़दीक कर गुस्से में घूरते हुए कहता है, बहुत खुश लग रही हो पर ज्यादा देर रहोगी नहीं, अभी भी कह रहा हूँ जाओ और जाकर मना कर दो अपने अम्मी अब्बू से, वरना। यास्मीन गुस्से में, क्यों करूं मैं मना जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों दुखाऊं अपने अम्मी अब्बू का दिल, और तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले और ठोस जमाने वाले? अपनी औकात में रहो और जाओ यहाँ से, समझे? डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, क्या कर लोगे तुम? रियान, जान से मार दूंगा उसे अगर तुम्हारी तरह देखा भी आंख उठाकर। उसकी बात सुनकर यास्मीन बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। वही रियान अपनी आंखें बंद कर कर एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत कर कर उसके चेहरे को थामकर प्यार से कहता है, तुम्हें शादी करनी है ना? ठीक है कर लेते हैं, मैं अम्मी अब्बू से बात करूंगा, वो रिश्ता ले आएंगे तुम्हारे लिए, मेरा खत्म करते हैं सब कुछ और शुरू से शुरू करते हैं। तुम भी तो मोहब्बत करती हो मुझसे, प्रपोज किया था तुमने मुझे स्कूल के वक्त, फिर अब किसी और से शादी कैसे कर सकती हो यार तुम? यह कहते वक्त उसकी आंखें नम थी और उसकी बात सुनकर यास्मीन की भी आंखें नमा हो गई थी। वो अपनी आंखों से नाराजगी लिए कहती हैं, मोहब्बत करती हूँ नहीं करती थी, और हाँ किया था प्रपोज, तब आपने ही रिजेक्ट किया था ना मुझे? यह कहकर कि मैं आपकी टाइप नहीं हूँ, आपको मुझ जैसी सिंपल लड़कियां सूट नहीं करती, फिर अब यह बातें करने की कोशिश जरूरत नहीं है, तब मैं आपकी टाइप नहीं थी, आज आप मेरी टाइप नहीं है, इसलिए जस्ट लीव। उसकी बात सुनकर रियान उसकी आंखों में देखकर कहता है, अच्छा अगर मोहब्बत नहीं है तो आंखें क्यों चुरा रही हों, और यह नमक क्यों है तुम्हारी आंखें? बोलो। उसके इस सवाल पर वो दोबारा नजरें चुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। रियान, जवाब तो देना होगा, मेरा काम था तुम्हें समझाना जो मैं कर चुका हूँ। नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग एक्शन। अब अगर तुम ड्रामा चाहती हो तो ठीक है, फिर ड्रामा ही होगा, क्योंकि दुल्हन तो मैं ही लेकर जाऊंगा, देखते हैं किसके बाप में दम है रोकने की, करो तुम भी तैयारियां, मैं भी करता हूँ, अपनी बीवी जो लानी है। इतना कहकर वो हल्का सा झुककर मुस्कुरा देता है और उसके माथे को चूमकर वहां से चला जाता है, पर यास्मीन वही खड़ा रह जाती है। इधर रियान जब उसके घर से बाहर आकर अपनी कार में बैठता है तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज आया है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, वाह भाई सच में आप कुछ भी कर सकते, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वह दोबारा फोन अपनी पॉकेट में रखकर कार स्टार्ट कर कर वहां से निकल जाता है। इधर घर पर मदीहा ने करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली केक बना दिया था और सच में बहुत अच्छा बनाया था।
सोफिया खुश होते हुए, ओह माय गॉड क्या बनाया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह तुमने बनाया है, पर इसमें एक कमी है। मदीहा, क्या कमी है? सोफिया, भाई को चेरी बहुत पसंद है, इसमें वो नहीं है। मदीहा, अच्छा तो मैं अभी लेकर आती हूँ। सोफिया, तुम पागल हो गई हो, इस वक्त कहाँ जाओगी, कोई मुलाजिम भी नहीं है, किसी को भेज देते हैं। मदीहा, अरे कोई बात नहीं, ड्राइवर के साथ जाऊंगी और अभी आधे घंटे में आ जाऊंगी। इतना कहकर वह बिना उसकी कोई बात सुन वहां से निकल जाती है और सोफिया भी उसे कुछ नहीं रहती क्योंकि उसे पता था कि वह बहुत जिद्दी है। थोड़ी देर बाद मदीहा चेरीज लेकर वापस आ रही थी। अभी उसकी कार सिग्नल पर ही थी और वो फिलहाल कार के बाहर खड़ी थी। दरअसल ड्राइवर को पानी पीना था तो वो वही लेने गया था और वो बाहर आ गई थी। तभी उसकी नज़र वहां बने एक कैफे पर जाती है और उसके हाथ से वो चेरी का बॉक्स गिर जाता है और आंखें नमा हो जाती है क्योंकि वहां कैफे के अंदर अदनान किसी लड़की को गले लगाए खड़ा था। दरअसल कैफे की खिड़कियां कांच की बनी थी जिस कारण आर पार साफ देखा जा सकता था और उसी के मदद से उसे यह सीन दिखा था। हालांकि वो उस लड़की को नहीं देख पाई थी, वो अभी वहां खड़े रो ही रही थी कि तभी ड्राइवर वहां वापस आता है और उसे इस तरह रोता देख पूछता है, मैडम क्या हुआ? मदीहा बिना उसे देखे गुस्से में कहती है, वापस चलो, और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। चलते हुए उसके पैरों से वो सारी चेरीज खराब हो जाती है। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर वो भी उसके लिए दरवाज़ा खुलता है और उसे ठीक से कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल जाता है। अदनान एक कैफे में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देख रहा था। तभी कोई उसके पास आता है और हल्का सा उसके कंधे को थपथपाता है। वो नजरें ऊपर करके देखता है तो उसके चेहरे पर सामने वाले को देखकर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वहां एक 25 से 26 साल की लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। दिखने में वो काफी प्यारी थी। अदनान उसे देखकर अपनी सीट से खड़ा होता है तो वो लड़की बिना कुछ कहे एकदम से उसके गले लग जाती है और अदनान भी उसकी पीठ थपथपाता है। वो लड़की कुछ देर में उससे दूर होते हुए कहती है, थैंक यू भैया, इतने लास्ट मोमेंट पर मुझसे मिलने आने के लिए। अदनान उसके सिर पर थपथपाते हुए, कोई बात नहीं साक्षी, सिर्फ बहन माना नहीं है तुम्हें, तुम वाकई मेरी बहन जैसी हो। उसकी बात सुनकर साक्षी हल्का सा मुस्कुरा देती है और अदनान उसे सामने चेयर पर बैठने का कहता है और खुद कांच की खिड़की से आसपास देखने लगता है। उसे यहाँ वहाँ देखता देख साक्षी पूछती है, क्या हुआ भाई? किसी को ढूंढ रहे हैं? अदनान उसकी तरफ देखकर, नहीं बस ऐसा लगा जैसे कपकेक कहीं आसपास हैं। उसकी बात सुनकर साक्षी मुस्कुरा देती है और कहती है, आप वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे मेरा बड़ा मन था एक दफ़ा उनसे मिलने का पर मैं मिल नहीं पाई। खैर फिलहाल भाभी यहाँ नहीं है इसलिए फिक्र ना करें। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है और अपनी जगह पर बैठते हुए पूछता है, कब की फ्लाइट है तुम्हारी? साक्षी, कल दोपहर को है। मैं जाने से पहले एक बार और आपका शुक्रिया करना चाह रही थी। आपने जो मेरे लिए किया वह कोई सगा भाई भी नहीं करता। जब मेरे घर वाले भी मेरे खिलाफ हो गए थे तब आपने मेरी मदद की थी, मुझे तलाक दिलवाया, मेरे बच्चे की कस्टडी दिलवाई। यकीनन इतना तो कोई भाई करता है। दरअसल 1 साल पहले अदनान की मुलाकात साक्षी से हुई थी। वो उसके पास मदद मांगने आई थी। उसका पति उस पर बुरी तरह वायलेंस करता था और उसके बच्चे को भी मारता था। जब उसने खिलाफत करने की कोशिश की तो उसे घर से निकाल दिया और उसके बेटे को भी अपने पास रख लिया। उसकी फैमिली ने भी उसका साथ नहीं दिया तो वो अदनान के पास आई थी। हालांकि अदनान एक क्रिमिनल लॉयर था, वो फैमिली केसेस नहीं लड़ता था, पर उसने अपने एक जूनियर लॉयर से यह केस लड़वाया था और साक्षी को न सिर्फ इंसान दिलवाया बल्कि उसके बेटे की कस्टडी भी दिलवाई। उसके बाद भी एक भाई की तरफ कई बार मदद करता था वो उसकी, और अभी हाल ही में उसे अमेरिका से एक जॉब ऑफर आई थी और वो उसी सिलसिले में अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाली थी। इसलिए वो एक आखिरी बार अपने भाई से मिलना चाहती थी। अदनान, सारी तैयारी हो गई, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? साक्षी, नहीं भाई, सब हो गया है और आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, मैं आपके एहसास कभी नहीं चुका सकती। अदनान, बहनें एहसास नहीं चुकाती साक्षी, जो मैंने किया वो फिर समझकर किया, एहसास समझकर नहीं।
साक्षी, काश मेरे संगे भाइयों ने भी इस फ्रिज को समझा होता तो आज मैं इस तरह नहीं होती। अदनान, जो हो चुका उसे भूल जाओ और नए सिरे से शुरू करो। फिर एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए, यह की एफडी है, तुम्हारे लिए आगे भी किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। साक्षी शर्मिंदा होते हुए, यह आप क्या कर रहे हैं, मैं यह नहीं ले सकती भाई। अदनान, तुम्हारे लिए नहीं है अयान, साक्षी का बेटा के नाम पर है, इसलिए ले सकती हो, मामू हूँ, उसका कुछ फर्ज है, अता करने जरूरी है। अदनान सिद्दीकी सिर्फ नाम के लिए रिश्ते नहीं बनाता। उसकी बात सुनकर साक्षी मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, आपसे ज्यादा पाक तरीके से कोई रिश्ते नहीं निभा सकता। मदीहा भाभी यकीनन बहुत लकी है जो उनके पास आप है। अदनान मुस्कुराकर, नहीं ऐसा नहीं है, कोयले की कीमत हीरो से होती है, हीरो की कोयले से नहीं, और वो मेरी जिंदगी में वही हीरा है, अगर वो नहीं होगी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो मेरी धड़कन नहीं है बल्कि पूरा दिल है। साक्षी मुस्कुराते हुए, अगर मैं आपको नहीं जानती होती तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। खैर आप आएंगे ना मुझसे मिलने? अदनान, वादा नहीं कर सकता पर कोशिश करूंगा। साक्षी, अगर आए तो भाभी को जरूर लाना, मैं मिल ही नहीं पाई उनसे, तमन्ना तो बहुत भी पर लगता है मुकद्दर में नहीं था मिल पाना। फिर अपने बैंक से एक बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए, यह उनके लिए कभी पर्सनली नहीं मिल पाई, पर जब आपकी शादी का सुना था तब से खरीद कर रखा था, सोचा था खुद दूंगी पर मौका ही नहीं मिला। आप दे दीजिएगा मेरी तरफ उन्हें और कहिएगा कि इस बार ना सही पर कभी तो जरूर मिलूंगी उनसे, चाहे स्पेशली उनसे मिलने के लिए ही आना पड़े। अदनान उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसमें एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था जिसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी। वो बिना कुछ बोले उसे ले लेता है और फिर ऐसे ही एक मग कॉफी के साथ थोड़ी बहुत बातों के साथ वो दोनों रुखसती लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अदनान जैसे ही कैफे के बाहर आता है उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कोई तूफान आने वाला है, यह अजीब सी फीलिंग। वो यही सोच रहा होता है कि उसके पास जैद का फोन आता है और कुछ इमरजेंसी के कारण उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। जारी है। इम्पोर्टेंट नोट फॉर रीडर्स, आप लोगों को मुझसे यकीन। करीब रात 10 बजे अदनान घर आया तो ज्यादातर सभी लोग हॉल में ही बैठे थे। मदीहा वहां नहीं थी। उसे आता देख रुखसार जी पूछती है, बेटा आज इतनी देर हो गई, कोई काम आ गया था क्या? अदनान, जी दादी, वो एक जूनियर का इशू हो गया था। वैसे यह शांति क्यों है मोहतरमा, कहा है? खाना खाया उसने? नाजिया जी, कहाँ? शाम से कमरे से बाहर नहीं आई। सोफिया ने कहा सिर दर्द हो उसका, मैंने मुलाजिम को भेजा था, दरवाज़ा ही नहीं खोला, सो गई हैं, लगता है उठेंगी तो खा लेंगी, तुम्हारे लिए लगाऊं खाना? अदनान उनकी बात सुनकर जरा परेशान होते हुए कहता है, आपने पूछा नहीं उससे क्या मसला है? नाजिया जी, अरे उसका कोई आज का नहीं है, उसकी तो बचपन की आदत है, बेटाइम सोने की, अभी भी सो गई होगी, उसकी फिक्र ना करो, तुम उठेगी तो मैं दे दूंगी। एक काम करो, तुम अजहर के कमरे में फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ और उसका कमरा भी खुलवाती हूँ किसी से कहकर। अदनान को ना जाने क्यों उनकी बात कुछ सही नहीं लग रही थी। वो जानता था मदीहा लापरवाह है, आज एक अजीब सा खौफ सता रहा था उसे। वो कुछ सोचकर कहता है, आप उसका खाना भी लगवा दीजिए, मैं उठाकर लाया हूँ, खाना खाकर सो जाएंगी। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है और उसकी इस प्रवाह पर बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। वो कमरे में जाता है तो वो वाकई अंदर से बंद था। यह देखकर वो अपने फोन से लॉक को स्कैन करता है और वो अपने आप खुल जाता है। यह देखकर वो अंदर जाता पर अंदर कदम रखते ही उसके एक्सप्रेशंस काफी गंभीर हो जाते हैं। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, सिवाय साइड लैंप के कुछ नहीं जल रहा था। वो अंदर आता है तो उसे वो बेड पर भी कहीं नहीं दिखती। यह देखकर वो जरा और परेशान हो जाता है और लाइट का स्विच ऑन करता है तो कमरे में उजाला होता है और उसी उजाले में उसे वो ज़मीन पर बेड से टेक लगाए बैठी दिखती है। और उसका हुलिया देखकर अदनान को 1 मिनट का वक्त नहीं लगा यह समझने में कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो चुपचाप बैठी खाली आंखों में सामने दीवार को घूर रही थी। काजल बुरी तरह फैल गया था, आंखें लाल हो चुकी थी। वो यकीनन बहुत देर से रो रही थी, बाल बिखरे हुए थे और सबसे बड़ी बात उसकी मौजूदगी पर भी मदीहा ने निगाह उठाकर उसे नहीं देखा था, जो बड़ी बात थी। अदनान चलकर उसके पास जाता है और उसके नजदीक पहुंचकर पुकारता है, कपकेक।
पर मजाल हो जो उसने नजरें उठाकर उसे देखने की जहमत उठाई हो। उसे इस तरह खामोश देखकर वो और घबरा जाता है और उसे उसकी बाजू से पकड़कर खड़ा करता है। अब वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और अदनान को उसका लाल चेहरा देखकर यकीन हो गया था कि वो बहुत देर से रो रही थी। वो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नर्म आवाज में पूछता है, क्या हुआ कपकेक, किसी ने कुछ कहा बच्चा? पर इससे पहले कि वो उसके गाल को छू पाता, मदीहा बुरी तरह उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में मगर धीमी आवाज में कहती है, छूना मत मुझे। अदनान को उसका रिएक्शन और उसका बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आया। वो फिक्र के साथ दोबारा पूछता है, नाराज हो? मदीहा दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ, मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ, मुझे कहाँ हक है किसी चीज का और ना ही आपको कोई परवाह है मेरी। अदनान, ऐसे क्यों कह रही हो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे मैं। मदीहा जरा तेज आवाज में, बस कोई जरूरत नहीं है यह झूठी बातें करने की और ना ही किसी दिखावे की जरूरत है। आप जैसा इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अदनान जी, कितना भरोसा किया था मैंने आप पर और आपने सब कुछ बिखेर दिया। फिर से उस वक्त भी आप मुझे छोड़कर चले गए थे जब मुझे आपकी जरूरत थी, और आज भी जब मुझे आपकी जरूरत होने लगी थी, आदत होने लगी थी, तब आपने वही किया, मुझे धोखा दिया। कितना भरोसा करने लगी थी मैं आप पर, सब कुछ भूलकर दोबारा कोशिश करने लगी थी आपके साथ खुश रहने की, और इसी कोशिश में मुझे मोहब्बत होने लगी थी आपसे। पर आपने क्या किया, मेरा दिल तोड़ दिया। आप जैसा खुदगर्ज, मतलबी और झूठा इंसान किसी की मोहब्बत डिजर्व नहीं करता। आप जैसा इंसान सिर्फ भरोसा तोड़ना जानता है, किसी का भरोसा बनना नहीं समझा गया। मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातें, वो कहानी, वो जज्बात, एहसास, सब कुछ सिर्फ एक झूठ है, एक ऐसा झूठा जिसमें आप मुझे हमेशा से फंसाते आ रहे हैं। आज आपने तोड़ दिया है मुझे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से उसके पास जिसके पास आपको खुशी मिलती है। सिर्फ एक चीज तो नहीं दे पा रही थी मैं आपको, उसे एक चीज के लिए आपने किसी और का सहारा ले लिया। उसकी आवाज अब डगमगा गई थी, आंखों से बुरी तरह आंसू भर रहे थे और अदनान उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात है क्या। मदीहा की कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वो फिक्र करते हुए पूछता है, बात क्या है? तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किस बात पर नाराज हो? पर वो इस बार कुछ नहीं कहती। उसकी बातों को ना समझते हुए अदनान अपनी पॉकेट से वो बॉक्स जो साक्षी ने उसे दिया था उसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह देखो किसी ने भेजा है तुम्हारे लिए। पर इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, मदीहा गुस्से में उस बॉक्स को बुरी तरह गुस्से में फेंकते हुए कहती है, मुझे क्यों दे रहे हैं? उसे दीजिए ना, जिसके साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे, जिसे गले लगा रखा था। मैं हूँ कौन आपकी जिंदगी में? फिर रोते हुए ही उसे गुस्से में घूरते हुए, एक बात याद रखिएगा, मैं कोई बेसहारा लड़की नहीं हूँ जिसे आप चीट करेंगे और वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करेगी। मैं कोई स्टूपिड लड़की नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छे से आता है अपने अकेले रहना, और आज आपने जो किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे गुरूर था आप पर और आज आपके किरदार पर शक हो रहा है। आई हेट यू मिस्टर सिद्दीकी, आई हेट यू। वो यह कहते कहते लगभग दोबारा रो चुकी थी और उसके मुंह से रेस्टोरेंट सुनकर अदनान को समझ आ गया था कि जरूर मदीहा ने उसे साक्षी के साथ देखा था, और उसे याद आया कैसे उसे सब एहसास हो रहा था। सारी बात समझने के बाद वो उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, कपकेक ऐसी बात नहीं है। मदीहा उसकी बात बीच में काटकर, खबरदार, जो मुझे कोई झूठी फजालते थी तो अब मैं आपके जाल में नहीं फंसूंगी। बहुत शौक है ना उसे बाहों में भरने का, तो जाइए उसके पास और लगाइए गले पर, साथ ही साथ वकील को बुलाकर तलाक के कागज भी बनवा लीजिए, क्योंकि मैं बस। वो जोर से चीखा था, उसका सब्र तलाक का नाम सुनकर टूट चुका था। आखिर वो भी मर्द था, उसका गुस्सा कब तक शांत रहता? वही मदीहा उसकी आवाज पर बुरी तरह कांप गई थी। वो वाकई में बहुत बुरी तरह चीखा जो था। अदनान इस वक्त बेहद गुस्से में था, इतना जितना शायद कभी नहीं देखा था मदीहा ने। वो गुस्से में उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और दांत पीसते हुए कहता है, बस मदीहा, अब एक शब्द और नहीं। मदीहा आज अपना ही नाम उसे बड़ा अजीब लगा, जैसे शादी के बाद यह पहली बार था जब उसने उसे उसके नाम से बुलाया था, और मदीहा को यह जाने क्यों पसंद नहीं आया था। वो हमेशा उसे प्यारे प्यारे निमों से ही बुलाता था, इस तरह तो उसने कभी नहीं बुलाया था।
अदनान गुस्से में दांत पीसते हुए बहुत बोल लिया, तुमने कसम से अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना जाने क्या कर देता मैं, पर तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मजबूर हूँ दिल के हाथों और तुम इसी बात का फायदा उठा रही हो। मदीहा कुछ कह नहीं पा रही थी, उसे ना जाने क्यों अब अचानक अपनी कहीं गई एक एक बात पर रिग्रेट हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी शायद। वो मदीहा की कलाई मजबूती से पकड़कर उसे कमरे से बाहर की तरफ खींच कर ले जाते हुए गुस्से में ही अपनी गहरी आवाज में कहता है, बहुत सवाल कर लिए, अब तुम्हें जवाब भी तो मिलना चाहिए, चलो तुम्हें तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूं। इतना कहते हुए वो उसे खींच कर कमरे में बाहर लाता है और सीढ़ियों से नीचे लाने लगता है। घरवाले जो हॉल में बैठे थे अदनान को इतना गुस्सा देखकर घबरा जाते हैं। रुखसार जी, बेटा क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे? वो भी ऐसे खींचकर? शिफा, हाँ बेटा क्या हुआ? सभी एक के बाद एक सवाल कर रहे थे पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया और उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर की तरफ ले गया। अदनान एक झटके के साथ कार रोकता है। पिछले 40 मिनट से लगातार ड्राइव कर रहा था वो। मदीहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ लेकर आ रहा है। वो बस उसे घर से कार में बिठाकर जबरदस्ती कहीं लेकर जा रहा था, कहाँ उसे पता नहीं था। उसके जब कार रोकी तो मदीहा ने बाहर देखा, रह कोई सोसाइटी थी, यहाँ काफी सारी बिल्डिंग मौजूद थी। अदनान पहले खुद कार से उतरता है और फिर दूसरी तरफ जाकर उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे लगभग खींचकर बाहर निकालता है। इस वक्त उसकी पकड़ मदीहा की कलाई पर काफी मजबूत थी, पर तब भी मदीहा को दूर नहीं हो रहा था। अदनान के पकड़ने का तरीका ही कुछ ऐसा था। वो मदीहा को खींचकर बाहर निकलता है और अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है। वही मदीहा को पहली बार उससे इतना डर लग रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कह सकें। अदनान उसे लिफ्ट में लेकर जाता है और नो फ्लो का बटन प्रेस करता है। मदीहा जिसे डर तो लग रहा था पर वो ऐसे खामोश भी नहीं रह सकती है थी, इसलिए जरा हिम्मत कर कर कहती है, अदनान जी। पर अदनान ने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। यह शायद जिंदगी में पहली बार हुआ होगा जब अदनान ने उसे इग्नोर किया था, और शायद जिंदगी में पहली बार ही मदीहा ने उसे इस कदर बेहद गुस्से में देखा था, वरना वो हमेशा उसे थोड़ा बहुत डांटता था, ताने सुनाता था, पर कभी इस तरह गुस्सा नहीं करता था जितना वो आज कर रहा था। पर अफसोस मदीहा को अंदाजा भी तो नहीं था कि बात कितनी बड़ी है। वो दोबारा हिम्मत करते हुए कहती है, आप कहाँ लेकर आए हैं मुझे? इस बार भी वो खामोश था और उसकी यही खामोशी मदीहा को डरा रही थी। कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है उससे, पर क्या यही समझ नहीं पा रही थी वो। उसे समझ नहीं आ रहा था जो शख्स उससे नजरें नहीं हटाता था आज उसे देख तक नहीं रहा, पर क्यों? वो कुछ और पूछती या कहती उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा खींचकर लिफ्ट के बाहर लाता है और एक तरफ ले जाने लगता है। अब वो बस उसके पीछे चली जा रही थी। कुछ देर में वो लोग एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मदीहा नासमझी में बंद दरवाजे को देखते हुए पूछती है, हाँ हम यहाँ क्यों है? पर अदनान इस बार भी बिना उसकी बात का जवाब दिए या उसे देखें दरवाजे की घंटी बजाता है। मदीहा कोई और सवाल करती उससे पहले ही दरवाजा खुलता है। वो सामने देखती है तो कोई 26 से 25 साल की लड़की खड़ी थी। यह साक्षी थी। साक्षी दरवाजा खोलकर जैसे ही सामने देखती है अदनान और मदीहा को देखकर जरा खुश होते हुए कहती है, भाई आप यहाँ? अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, हाँ वो कपकेक को मैंने बताया कि तुमसे आज रेस्टोरेंट में मिला था तो वो भी जिद करने लगी, फिर तुम्हारी भी ख्वाहिश थी। उसकी बात सुनकर मदीहा को 2 मिनट नहीं लगता समझने में कि यह वही लड़की है जिसके साथ मदीहा ने अदनान को देखा था। वही साक्षी मदीहा को देखकर उसके गले लगते हुए कहती है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी आपसे मिलने की, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। भाई से भी बहुत बार कहा था मैंने, पर कभी सिचुएशन ऐसी बनी नहीं कि बात कर पाए, पर सच में मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ से जाने से पहले आपसे जो मिल लिया। कैसी हैं आप भाभी? और आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? भाई ने दिया था ना? मदीहा तो बस बुत नहीं वहीं चुपचाप खड़ी थी। साक्षी के मुंह से अदनान के लिए भाई सुनकर उसे एहसास हो गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर इल्जाम जो लगाया था उसने। साक्षी उसे ऐसे खोया हुआ देख दोबारा पूछती है, भाभी कहाँ खोई हुई है आप? मैंने पूछा आपको गिफ्ट अच्छा तो लगा था ना?
उसकी आवाज सुनकर वो होश में आई, पर कहने के लिए शब्द तो अभी भी नहीं थी उसके पास। कैसे बताती हो उसे कि उसके गिफ्ट को उसने कितनी बुरी तरह जमीन पर पटक दिया था बिना कुछ सुने और जाने। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, हाँ बहुत पसंद आया, तभी तो तुमसे मिलने की जिद करने लगी। खैर अब हम चलते हैं, तुम भी अपनी पैकिंग पर ध्यान दो, कल निकलना है ना अमेरिका के लिए। साक्षी, ऐसे कैसे भाई, भाभी तो पहली बार आई है, कम से कम एक कप चाय तो पी के जाइए, घर के अंदर भी नहीं आया आप तो। अदनान, जरूर आते, पर अभी काफी रात हो रही है, घर भी वापस जाना है, इसलिए अभी चलते हैं, आगे कभी जरूर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो दोबारा मदीहा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है और साक्षी भी अपने फ्लैट में चली जाती है। अदनान मदीहा का हाथ पकड़े जैसे ही लिफ्ट में आता है, एक झटके के साथ उसका हाथ छोड़ देता है और खुद ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर सामने देखने लगता है। मदीहा की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा था। वही उसके हाथ छोड़ते ही मदीहा को लगा जैसे उसकी जिंदगी रुक गई हो और अनाया ही एक के बाद एक आंसू उसकी आंख से गिरने लगे और कब उसका रोना सिसकियों में बदल गया उसे एहसास नहीं हुआ। पर अदनान ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा और उसकी यही इग्नोरेंस उसे और रोने पर मजबूर कर रही थी। जब बहुत देर तक वो उसकी तरफ नहीं देखा तो वो खुद ही रोते हुए उसकी तरफ देखकर बड़ी उम्मीद से उसे पुकारती है, अदनान जी। पर अदनान ने अभी भी उसे कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि लिफ्ट के रुकते ही वो बाहर निकल गया और मदीहा भी रोते हुए उसके पीछे गईं। वो जब तक बाहर आई, अदनान कार के पास पहुंच गया था और उसके हाथ ड्राइवर एक और कार के साथ वहां मौजूद था। वो कार के पास पहुंचती है तो अदनान बिना उसकी तरफ देखे ड्राइवर के कहता है, मैडम को हिफाजत से घर छोड़ देना। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है कि मदीहा जल्दी से हड़बड़ाहट में उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप लाए थे मुझे तो घर भी छोड़कर आइए। मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। अदनान बिना उसकी तरफ देखे, गाड़ी में बैठो। मदीहा अब बुरी तरह रोने लगी थी। उसकी नाराजगी के कारण वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे? मैं मेरी गलती है, सॉरी भी कर रही हूँ, उठक बैठक भी लगा लूंगी, आप मेरी तरफ तो देखें एक नज़र। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। I'm सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप चाहे तो गुस्सा कर लीजिए, बातें सुना दीजिए, सज़ा दे दीजिए, पर प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मेरी तरफ देखिए ना, आप जैसे देखते हैं मुझे प्यार से वैसे देखिए ना मेरी तरफ एक दफ़ा। अदनान ने उसके इतने रोने के बाद भी उसकी तरह नहीं देखा। एक बार भी वो सामने देखते हुए ही अपनी ठंडी आवाज में कहता है, मेरा हाथ छोड़ो और गाड़ी में बैठो। मदीहा सिसकते हुए, प्लीज ना, मुझे माफ कर दे। मैं अदनान इस बार उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में, मैंने कहा गाड़ी में बैठो, इससे पहले मैं अपना काबू खो और कुछ ऐसा करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। जाओ यहाँ से, बहुत तमाशा बना दिया है तुमने मेरी मोहब्बत का, अब और नहीं। मदीहा, मैं नहीं जाऊंगी आपके बिना। आप चलिए मेरे साथ। अदनान इस बार चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा जाओ। मेरी मोहब्बत का बहुत फ़ायदा उठा लिया है तुमने, मैं नहीं चाहता मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए प्लीज़ आई बेग यू जाओ। उसका गुस्सा देखकर अब मदीहा की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे जिद करे, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी में बैठता है और अदनान उसे कुछ इशारा करता है जिससे वो कार स्टार्ट कर निकल जाता है। अदनान भी दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल गया। मदीहा कार में बैठी बस रोए जा रही थी। आज उसे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। उसकी एक गलतफहमी के कारण क्या से क्या हो गया। गलतफहमी, जिस शब्द की शुरुआत ही गलत है वो कुछ ठीक कैसे कर सकता है। अनाया ही उसकी नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी पर जाती है। इस वक्त ठीक रात के 12 बज रहे थे। अदनान का बर्थडे शुरू हो चुका था। क्या क्या सोचा था उसने और क्या हो गया था, पर अब उसे सब कुछ ठीक करना था और वो कैसे करेंगी उसे पता नहीं था, पर करना जरूर था। कैसे मनाएंगी अब मदीहा अपने मियाँ को देखते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो कलियां मांगी, कांटों के हार मिले।